नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 8 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है व्यापार एवं उपभोक्ता संरक्षण। तो ये जो मॉड्यूल 8 है, इसमें हम व्यापार के बारे में बात करेंगे, आंतरिक व्यापार क्या होता है और बाह्य व्यापार क्या होता है, और साथ साथ उपभोक्ता को के हितों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उपभोक्ता के क्या कर्तव्य होते हैं, ये सब चीज़ें भी हम मॉड्यूल 8 में पढ़ेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी। हम जो इस समय पाठ पढ़ रहे हैं वो है पाठ 22, जिसका शीर्षक है आंतरिक व्यापार। तो जो आंतरिक व्यापार है ये हमने शुरू कर दिया था पिछले वीडियो से। तो पार्ट 22 के अंतर्गत हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। तो प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कर रहा हूँ। इस पर आप हमको शाम को 6 से 7 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, और साथ साथ व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, और साथ साथ मैसेजेस तो आप कभी भी भेज सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर भी आप हमारे को मैसेजेस कर सकते हैं। तो बात आती है कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा। पुनर्कथन अगर हम एक बार करें, रिकैप करें, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था आंतरिक व्यापार का क्या अर्थ होता है। तो जो व्यापार जो कि किसी एक देश की जो बाउंड्री है, सीमा है, उसके अंदर ही किया जाए, देश के अंदर ही किया जाए, तो उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। फिर हमने आंतरिक व्यापार का वर्गीकरण पढ़ा था। उसके पश्चात थोक व्यापार की विशेषताएं हमने पढ़ी थी। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत हम कुछ मध्यस्थ भी होते हैं, जिसमें थोक व्यापारी होते हैं और फुटकर व्यापारी होते हैं। फिर हमने थोक विक्रेता के कार्य के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही फुटकर व्यापारी की विशेषताएं, फुटकर व्यापारी के कार्य, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे, जो हम लास्ट में बात कर रहे थे, कि फुटकर व्यापार 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है भ्रमणशील फुटकर व्यापार, और एक होता है स्थायी दुकान वाला। ठीक है ना। एक तो होता है जिसमें कि व्यक्ति खुद आपके पास सामान लेकर आता है आपके घर तक, ठीक है ना, वो भ्रमणशील होता है। जैसे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसमें जो जनरल स्टोर है, जैसे रामा स्टोर दिखा रखा है, श्रीगंज, ये ज्वेलर्स दिखा रखा है, ये सब क्या है, स्थायी दुकानें हैं। और जो ठेले वाला आ रहा है सब्जी लेके, ये क्या है, ये भ्रमणशील फुटकर व्यापार है। ठीक है ना। ये घूम घूम कर अपने सामान को बेचता है, भ्रमण करता है। तो भ्रमणशील फुटकर व्यापार क्या होता है, ऐसा छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार जिसमें फुटकर विक्रेता चारों ओर घूमते हैं तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सीधे उपभोक्ता को बेचते हैं। ठीक है ना। जैसे वो सब्जी वाले का हमने उदाहरण लिया था। तो इनकी कोई स्थायी दुकान नहीं होती है जहां वे अपना माल बेच सकें। इसकी जगह पर इनके पास कोई एक चल वस्तु होती है, जैसे ठेला हो गया, ठीक है ना, या फिर कई सारे आपने स्टॉल्स देखे होंगे खाने पीने के, जो कि स्थायी दुकानें नहीं होती हैं। वो लेके लोग इधर से उधर निकलते हैं। ठीक है। आइसक्रीम के ठेले आपने देखे होंगे, वो भी क्या है, वो भी भ्रमणशील फुटकर व्यापार है। तो ये आपने जो व्यापार है, ये अक्सर आपने साप्ताहिक बाजार में देखा होगा। ऐसे बहुत सारे बाजार होते हैं जो कि हफ्ते में एक दिन लगाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वो भी भ्रमणशील फुटकर व्यापार में ही आता है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपके आसपास में भी होता है, कहीं बुध को बाजार लगता है, कहीं बृहस्पति का बाजार लगता है। तो ये सब जो साप्ताहिक बाजार हैं, तो वहाँ पर जो दुकानदार जो बाजार में, ऐसे बाजारों में दुकानें लगाते हैं, उनकी दुकानें कैसी होती, परमानेंट नहीं होती। ठीक है ना। वो अपना सामान उठा के दूसरी जगह पर ले आते हैं। जहाँ पर जैसे अगर मंगल की दुकान पे, मंगल के बाजार आपके मोहल्ले में लगता है, बुध का बाजार मेरे मोहल्ले में लगता है, तो मंगल के दिन वो आपके मोहल्ले में आके दुकान लगा लेंगे, बुध के दिन आप मेरे मोहल्ले में लगा लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो लोग घूमते रहते हैं, भ्रमणशील होते हैं। तो घर घर जाकर वस्तुओं को बेचने वाले भी केवल सब्जी वाले ही नहीं, और भी ऐसे लोग होते हैं। कई सारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होते हैं जो कि आपके घर पर आके माल बेचते हैं। कई सारे वाटर फिल्टर, वाटर प्यूरिफायर, ठीक है ना, वैक्यूम क्लीनर, इसके भी लोग आपके घर पर आकर वस्तुओं को बेचते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वस्तुओं का कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है। वस्तुओं का मूल्य कैसे तय होता है, मोल भाव से। आपने भी मोल भाव किया होगा कि आप कहते हैं कि भाई नहीं, इतने का नहीं, आप इतने का लगा लीजिए। ठीक है। तो सब क्या होता है, मोल भाव होता है। तो इसमें वस्तुओं का जो मूल्य है वो मोल भाव के द्वारा तय किया जाता है। तो ये बात होगी भ्रमणशील फुटकर व्यापार की। अब हम बात करेंगे स्थायी दुकानों पर फुटकर बिक्री की। तो जो इसमें क्या होता है, इसमें फुटकर विक्रेता एक निश्चित स्थान, निर्धारित स्थान से वस्तु और सेवाओं का विक्रय करते हैं, जिसे दुकान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुकान। आपने ग्राहकों की सेवा के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं पड़ता है। छोटे पैमाने का स्थायी दुकान फुटकर व्यापार
ये दो प्रकार के फुटकर व्यापार होते हैं स्थायी दुकानों के माध्यम से। एक होता है छोटे पैमाने का। छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े पैमाने का और एक छोटे पैमाने का। तो छोटे पैमाने का मतलब हुआ जहां पर कि पूंजी की आवश्यकता कम हो, आपको आपके संसाधन कम लगाने पड़े, छोटा ही आपका काम है, ठीक है ना, वो छोटे पैमाने का स्थायी दुकान हो गई। बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी दुकानें बनाई जाती हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, बहुत बड़ी अवस्थापना संरचनाएं बनाई जाती हैं जहाँ पर कि बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, मॉल जैसे होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये बड़े पैमाने पर स्थायी दुकान फुटकर दुकान का व्यापार, ठीक है ना। तो स्थायी दुकान फुटकर व्यापार छोटे पैमाने पर। छोटे पैमाने की अगर बात करें तो आपके क्षेत्र में भी आप बहुत सारी जो स्थायी फुटकर विक्रय की दुकानें हैं वो देखेंगे जो छोटे पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं, ठीक है। जैसे नाई की दुकान आपके घर के पास में होगी, वो सेवाओं का व्यापार हो गया। आपके पास में जनरल मर्चेंट की दुकान होगी, जो पंसारी की दुकान जिसे आप बोलते हो, वो भी एक स्थायी छोटे पैमाने का व्यापार हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं ये लोग, ये आपने अक्सर ऐसी दुकानें देखी होंगी अपने आसपास, एक फ़ोटो मैंने आपको इसमें दिखा दी है। तो ये कुछ प्रकार की वस्तुओं की सीमित किस्मों और उनकी सीमित मात्रा में व्यापार करते हैं। इनके पास किस्में भी, वैरायटीज़ भी सीमित होती हैं और मात्रा भी सीमित होती है। उसकी जगह अगर आप मॉल पे चले जाओगे तो आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी और ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल जाएगी, ज़्यादा मात्रा भी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ ही प्रकार की वस्तु की सीमित किस्मों और उनकी सीमित मात्रा में व्यापार करते हैं तथा स्थानीय क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये केवल लोकल जो नीड है, लोकल जो उसके स्थानीय है, मतलब आसपास के जो घर हैं उनकी ही ज़रूरतों की पूर्ति कर पाते हैं। इन्हें पूंजी की आवश्यकता कम होती है, ठीक है ना। हमने पहले बात की थी कि छोटे पैमाने का है तो छोटे पैमाने में आपको पैसा भी छोटा ही लगाना है, पूंजी कम लगानी है, तो उन्हें कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा यह सीमित संख्या में ग्राहकों को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। ये जो वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं वो सीमित मात्रा में होती है। तो स्थायी दुकानें कौन कौन सी आपने अपने पास देखी होंगी, जैसे साधारण स्टोर होते हैं या वैरायटी स्टोर होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इसके बारे में विशेषताएं हम कर रही हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ ऐसी दुकानें होती हैं, ठीक है, जो ये स्थायी दुकानें या फुटकर व्यापार होता है कौन कौन से प्रकार से किया जाता है वो बात हम कर रहे हैं। तो साधारण स्टोर या वैरायटी स्टोर होता है, ठीक है ना। ऐसे ही एक ही प्रकार की वस्तुओं के स्टोर होते हैं। फिर कुछ विशेष वस्तुओं के स्टोर भी पाए जाते हैं और पुरानी वस्तुओं की दुकानें भी आपने देखी होंगी जहां आपको पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, ठीक है ना, फर्नीचर, ये सब चीज़ें आपको खरीदने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं एक एक करके बताऊं आपको, तो जो साधारण रूप से जो उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो सब आपको कहाँ मिलती हैं, साधारण स्टोर पे मिलती हैं। वैरायटी स्टोर पे आपको क्या मिलते हैं, जैसे हौजरी के आइटम हो गए, बिस्कुट, परचून, प्रसाधन, उपहार की वस्तुएं, स्टेशनरी, ये सारी वस्तुएं आपको साधारण स्टोर या वैरायटी स्टोर पे प्राप्त होंगी। एक ही प्रकार की वस्तुओं का स्टोर का एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो मेडिकल शॉप है, ठीक है ना। मेडिकल की जो दुकान होती है वो एक ही प्रकार की वस्तुओं पर का क्रय विक्रय करती है, ठीक है ना। वो क्या होती हैं, दवाएं। ऐसे ही पुस्तक भंडार, वो भी एक ही प्रकार की वस्तुओं का भंडार है, ठीक है ना। ऐसे खिलौनों की दुकानें भी आपने देखी होंगी, बहुत सारी गिफ्ट शॉप्स होती हैं, तो वो सब क्या है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करती हैं। ऐसे ही विशेष वस्तुओं का स्टोर भी होते हैं। विशेष वस्तुओं में जैसे किसी एक ब्रांड, जैसे बाटा का स्टोर है, ठीक है ना, तो बाटा का स्टोर क्या करेगा, केवल और केवल बाटा के बनाए हुए जूतों में ही डील करेगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक विशेष वस्तु का स्टोर हो गया। ऐसे ही पुरानी वस्तुओं का दुकान हमने बात की थी, जहाँ पर कि पुराने कपड़े, पुरानी किताबें, पुराने फर्नीचर, ये सब चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पुरानी वस्तुओं की दुकान हो गई। ये तो सब छोटे पैमाने की बात हो गई। अब हम शुरुआत करेंगे बड़े पैमाने से। तो स्थायी दुकान फुटकर व्यापार बड़े पैमाने पर, तो अनेकों बड़े आकार की फुटकर दुकानें आपने देखी होंगी जो बड़े पैमाने पर वस्तुओं का विक्रय करती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं को बेचती हैं। यह बड़े पैमाने पर फुटकर विक्रय की स्थायी दुकानों के वर्ग में आती हैं। इनको क्लासीफाई किया जाता है इस तरीके से। तो बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार क्या होता है, वह होता है जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं, ठीक है ना, या फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बड़ी संख्या में, यहाँ पे नोट करने लायक चीज़ है बड़ी संख्या बड़ी है, ज़्यादा है, ठीक है ना, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को या तो एक ही छत के नीचे बड़ी दुकान अथवा विभिन्न दुकानों के माध्यम से ग्राहक की सुविधा के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है, अथवा ग्राहकों को सीधे उनके स्थान पर उपलब्ध करा दी जाती है,
ठीक है ना। तो ये जो बड़ी दुकानें होती हैं ये घर पर भी डिलीवरी कर देती हैं, होम डिलीवरी करती हैं, ग्राहकों को सीधे उनके स्थान पर उपलब्ध करा देती हैं सामान को। ठीक है। तो बड़े पैमाने के फुटकर व्यापार जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं? विभागीय भंडार बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारों में आते हैं। ऐसे ही बहुसंख्यक दुकानें, सुपर बाजार, उपभोक्ता सहकारी भंडार, डाक आदेश फुटकर व्यापार और फ्रेंचाइजी। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे किसमें आते हैं? बड़े पैमाने के फुटकर व्यापार में आते हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम इन पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विभागीय भंडार की, जिसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। विभागीय यानी कि डिपार्टमेंटल। तो डिपार्टमेंटल स्टोर या विभागीय भंडार क्या करता है? एक बड़े पैमाने की फुटकर दुकान होती है। बड़े पैमाने की तो पहले आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि हम बड़े पैमाने वाली बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि बहुत बड़ी संख्या में वस्तुएं रखी जाती हैं और बहुत बड़े पैमाने में वस्तुओं का खरीद फरोख्त भी होती है, जहाँ एक ही भवन में बड़ी संख्या में अनेक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की जाती है। ठीक है ना। भवन भी ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा। ठीक है ना। तो ये है विभागीय भंडार का चित्र दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भांति भांति के जो सामान हैं अलग अलग वैरायटी के, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारी सेल्फ्स ऐसी लगी होंगी इस पूरे भंडार में, जहाँ पर कि अलग अलग कैटेगरी की वस्तुएं रखी होंगी। ठीक है ना। और एक ही छत के नीचे होंगी सारी की सारी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? संपूर्ण भवन कई भंडारों अथवा अनुभागों में बटा होता है। तो ये भंडार हो सकता है कि जो घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं वो अलग जगह रखी हों, उसमें ही कुछ खाने पीने के सामान हों वो अलग रखे हों, कुछ आपके पहनने के कपड़े हों वो अलग रखे हों। ठीक है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी विभागीय भंडार में। आपको बर्तन मिल जाएंगे, यूटेंसिल्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो वो बहुत सारे अनुभाग या भंडारों में उसको बांटा जाता है संपूर्ण भवन को। प्रत्येक विभाग में विशेष प्रकार की वस्तुएं जैसे कि स्टेशनरी का सामान, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, सिले सिलाए वस्त्र, आभूषण आदि की बिक्री की जाती है। ठीक है ना। तो सभी विभागों का प्रबंधन, जो ये सारे जो विभाग हैं हमने बात करी कि भाई कपड़े का सामान, कपड़े का विभाग अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, ठीक है ना, ज्वेलरी का अलग है, स्टेशनरी का अलग है। तो इन सब का प्रबंधन कौन करता है? इनका जो मैनेजमेंट होता है वो केंद्रीय नियंत्रण द्वारा होता है। उनका एक कंट्रोल सेंटर होता है, एक केंद्रीय नियंत्रण होता है। ठीक है ना। वहाँ से उसको पूरे को नियंत्रित किया जाता है। जो मैनेजर होता है वो सेंट्रल लोकेशन पर रहता है। वहाँ से जितने भी सेल्समैन हैं वो मैनेजर से जुड़े रहते हैं और अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर सेल्समैन पाए जाते हैं। विभागीय भंडार में आपको सेल्समैन यानी कि विक्रयकर्ता भी दिखाई देते हैं। जहाँ एक बार आप इस भंडार में जाते हैं तो आप एक विभाग से दूसरे विभाग में जाकर अपनी समस्त खरीदारी कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो इसके लाभ क्या है विभागीय भंडारों के? इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि एक ही छत के नीचे ग्राहकों को बड़ी संख्या में वस्तुओं की अनेक किस्मों की बिक्री करते हैं। इस प्रकार से ग्राहकों का समय और श्रम की बचत होती है। तो आपके आसपास भी ऐसी कई सारी दुकानें होंगी बहुत बड़ी, जहां पर कि आप बेहिचक चले जाते होंगे और वहां पर आपको जो भी सामान बताएं घर वाले या आप खुद, तो वो सामान आपको मिल जाता होगा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा लाभ है कि आपको अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह पे जाइए, एक सेंट्रलाइज लोकेशन है उस पर जाइए और वहाँ से सामान अपना ले लीजिए। सबसे बड़ा फायदा तो ये है। दूसरा फायदा है कि विभागीय भंडार विभिन्न निर्माताओं के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बिक्री हेतु प्रस्तावित करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये बहुत सारे निर्माताओं को मौका देते हैं। विभिन्न अलग अलग निर्माताओं के सामानों को ये बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। ठीक है। उनको एक जगह मिलती जहाँ पर कि वो अपने माल को बेच सके। तो ये फायदा है निर्माताओं को। ये सीधे विनिर्माता से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? ये थोक और फुटकर आपने पढ़ा था ना पहले। तो अभी हम अगर यहाँ पर थोक व्यापारी की भी ये भूमिका खत्म कर देते हैं। ठीक है। एक तरह से क्यों? क्योंकि ये फुटकर व्यापारी हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सीधे विनिर्माता से माल खरीद ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े स्टोर हैं। ठीक है ना। तो सीधे विनिर्माता से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं तथा उन्हें अच्छी खासी राशि की छूट प्राप्त होती है और इस प्रकार से बड़े पैमाने पर परिचालन का आर्थिक लाभ ये उठाते हैं। तो बड़ी मात्रा में जब माल खरीदते हैं तो उनको अच्छी खासी छूट मिलती है और ये ग्राहक को उस माल को बेचते हैं तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो अगला लाभ क्या है? क्योंकि इन भंडारों का संगठन बड़े पैमाने पर होता है, इनको बहुत बड़े पैमाने पर संगठित किया जाता है, इसलिए ये कुशल एवं योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने पास कुशल और योग्य कर्मचारी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। तो इनको कोई उसमें रखने के लिए हिचक नहीं होगी, ये पैसा खर्च कर सकते हैं क्योंकि पैसा अच्छा खासा कमा भी रहे हैं।
विभागीय भंडार का प्रत्येक विभाग, हर एक विभाग क्या करता है, एक प्रकार से दूसरे विभागों का विज्ञापन करता है। तो जब आप स्टेशनरी पे जाते हो तो घूमते हुए जब आप निकल रहे हो तो आपको बर्तनों की दुकान भी दिखाई दे जाती है, बर्तनों का स्टॉल भी दिखाई दे जाता है, डिपार्टमेंट दिखाई दे जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या करते हो आप, हो सकता है आपको बर्तन की जरूरत हो तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से क्या हुआ, बर्तन का विज्ञापन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक विभाग दूसरे विभाग को का विज्ञापन कर लेता है। तो ग्राहक जब एक विभाग में जाता है तो वो अन्य विभागों की ओर भी आकर्षित होता है तथा दूसरे विभागों में बिक्री के लिए रखी वस्तुओं का भी क्रय कर लेता है, जो कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल से बताया। अगला है विभागीय भंडारों की सीमाएं। इसमें क्या, इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या कमियां हैं, एक तरह से कह सके तो। किसी भी विभागीय भंडार की स्थापना और संचालन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। तो अगर आप अपना एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहो तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता होगी। अब वो पैसा या तो आप अपना लगाओ या फिर ऋण से लो कहीं, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की निवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो साधारणतः ये आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थानों पर स्थित होते हैं। भाई आवासीय स्थानों में इतनी जगह तो होती नहीं कि इतनी बड़ी दुकानें बना सकें, तो ये अक्सर क्या होता है, ये आपके घर के आसपास नहीं होते, थोड़ा सा दूर होते हैं, इसलिए इनसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं का क्रय करना सुविधाजनक नहीं होता है। अगली जो सीमा है, विभागीय भंडारों की प्रचालन लागत, जो इनको चलाने की जो लागत होती है, जो कॉस्ट होती है, ठीक है ना। प्रचालन मतलब प्रचालित करना, ठीक है ना, चलाना। तो उसको ऑपरेट करने की, जो ऑपरेशन की इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें स्थानों, जो आप जगह लोगे उसका किराया होगा, या फिर आपने उसको खरीदा होगा तो उसका लोन की ऋण आप दे रहे होंगे, उसकी लागत होगी, लोन का जो इंटरेस्ट है वो दे रहे होंगे आप, ठीक है ना। साथ साथ साज सज्जा, उसको सजाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ी संख्या में आपको कर्मचारी नियुक्त करने होंगे, क्योंकि मैंने बताया इसमें विक्रयकर्ता होते हैं, इसमें सेल्समैन होते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर अभी आगे जो पढ़ोगे आप, उसमें विक्रयकर्ता नहीं भी होते हैं कुछ बाजारों में। तो इसमें बड़ी संख्या में नियुक्त कर्मचारियों को आपको वेतन देना पड़ेगा तथा ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं, उनके लिए टॉयलेट होगा, उनके खाने पीने के लिए हो सकता है पानी का इंतजाम आपको करना पड़े, ठीक है ना। तो बहुत सारी सुविधाओं का प्रावधान की लागत भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो उनको फैसिलिटीज, हो सकता है पार्किंग की फैसिलिटी आप अपने ग्राहकों को दे, उसके लिए पार्किंग भी आपको किराए पे लेनी पड़े। तो बहुत सारे आपको जो खर्चे हैं वो करने पड़ते हैं। विभागीय भंडार में स्वामी का ग्राहकों से सीधा संबंध नहीं होता है, ठीक है ना। एक और लिमिटेशन है कि सीधे जो स्वामी होता है, जैसे आपके आस पड़ोस के जो मोहल्ले की जो पंसारी की दुकान है, उसका जो मालिक है वही आपको माल बेचता है, तो सीधे आप उसके संपर्क में रहते हो। लेकिन विभागीय भंडार में आपको माल कौन बेचता है, सेल्समैन बेचता है, ना कि मालिक। तो आपका जो संबंध है, ग्राहकों का जो संबंध है, वो सीधे मालिक से नहीं होता है, ठीक है ना। कर्मचारी ही ग्राहकों से लेन देन और वार्तालाप करते हैं। स्वामियों को ग्राहकों की रुचि, उनकी क्या पसंद है, उनकी प्राथमिकता क्या है, उनकी पसंद अथवा नापसंद की प्रारंभिक सूचना नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो एक लिमिटेशन है, स्वामी को जो सारी फीडबैक मिलेगी वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से ही मिलेगी। अगला जो एक बाजार है, या एक कहना चाहिए बड़े पैमाने का जो फुटकर दुकान है, वो है सुपर बाजार, ठीक है ना। तो सुपर बाजार में क्या है, एक प्रकार का बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार का संगठन है, जहां से हम अपनी घरेलू उपयोग की सभी वस्तुएं हफ्ते भर अथवा घरेलू वस्तुएं खरीदते हैं, ठीक है ना। या तो हफ्ते भर की या फिर महीने भर की एक साथ ही खरीद सकते हैं। एक तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर से भी आप यही काम करते हैं। सुपर बाजार में क्या है, सुपर बाजार एक सरकारी बाजार था, ठीक है ना। सीधे बात अगर आपको बताई जाए, जो कि अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है ना। अब आपको सुपर बाजार कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, सारे प्राइवेट सुपर बाजार मिलेंगे। वो एक तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे ही होते हैं। तो बड़ी संख्या में सुपर बाजार में विविध प्रकार का सामान, जैसे कि खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान, सब्जियां, फल, किराना, बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घरेलू सामान एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं सुपर बाजार में। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की वितरण प्रक्रिया में बिचौलियों अथवा मध्यस्थों को समाप्त कर जो सुपर बाजार है वो उचित मूल्य पर वस्तुएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। अगला है, किसी केंद्रीय स्थान पर, किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पर स्थित होता है ये, तथा ये अपनी शाखाएं आवासीय क्षेत्रों में खोलता है, ठीक है ना। तो आवासीय क्षेत्रों में भी इसकी शाखाएं होती हैं। इसका जो मेन ऑफिस होगा या मेन जो दुकान होगी वो किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे होगी, केंद्रीय स्थान पर होगी, बाजार आपके शहर में होती थी, कहना चाहिए राधा।
क्योंकि सुपर बाजार अब नहीं देखने को मिलते हैं। जो सरकारी एक बाजार होता था, सुपर बाजार उसको बोलते थे, तो घर पे पहुंचाने की सुविधा तथा उधार की सुविधा इसमें प्रदान नहीं की जाती थी, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार की उधार की सुविधा आपको नहीं मिलती। अधिकतर आप अगर देखेंगे तो जो फुटकर व्यापार होता है ना, उसकी ये विशेषता होती है कि वो अपने ग्राहकों को उधार नहीं देते हैं, ठीक है ना। फुटकर व्यापार की एक लिमिटेशन है, ये ऑल इन ऑल है, तो सुपर बाजार की भी एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो घर पहुंचाने की सुविधा इसमें नहीं होती है। अभी हमने डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ा था, विभागीय स्टोर, वहाँ पर आप माल को घर अपने मंगवा सकते हैं। इसमें विक्रयकर्ता भी नहीं होते, इसमें सेल्समैन नहीं होते हैं, बल्कि अभी हमने डिपार्टमेंटल स्टोर देखे थे तो उसमें स्टोरमैन होते हैं। इसमें क्या होता है, ग्राहक अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को लेकर नकद पटल यानी कि काउंटर पर आ जाते हैं और वहाँ नकद भुगतान कर सुपुर्दगी ले लेते हैं, अपना माल ले लेते हैं। सुपर बाजार के लाभ क्या हैं? इसमें दैनिक उपयोग के घरेलू सामान की विविध किस्में उपलब्ध होती हैं। इसमें क्वालिटी का सामान आपको मिलता है, नकली सामान मिलने की संभावना कम होती है। बड़ी मात्रा में खरीदने और बिचौलियों को हटा देने के कारण बिचौली बीच से निकल जाते हैं। इसके कारण सुपर बाजार में सामान आपको कम दामों में उपलब्ध होता है। साथ साथ विक्रयकर्ता, क्योंकि सेल्समैन नहीं है और सहायक नहीं है, उसकी सेवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए इससे क्या होता है, संचालन की लागत बच गई आपकी। आप बहुत सारे सेल्समैन रखते हैं, उनको सैलरी आपको देनी पड़ती, वो सैलरी भी आपको जो ग्राहक है उसी से वसूलनी पड़ती। तो इस प्रकार से यहाँ पर विक्रयकर्ता और सहायक नहीं है, इसलिए आपको जो संचालन की लागत है वो कम आती है और इसी तरीके से आपको ग्राहक को भी आप माल सस्ते में उपलब्ध करा पाते हो, कम पैसे में उपलब्ध करा पाते हो। एक ही छत के नीचे भिन्न भिन्न ब्रांड का सामान, इससे तुलना करने और फिर चयन करना सरल हो जाता है, ठीक है ना। तो एक ही छत के नीचे भिन्न भिन्न ब्रांड का सामान मिलता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड को कंपेयर कर सकते हो, तुलना कर सकते हो और जो ब्रांड आपको अच्छा लगे वो खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको चयन करना सरल बनाता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, सारे फ़ायदे तो होते नहीं है। सुपर बाजार की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? इसको प्रारंभ करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जितने भी बड़े पैमाने के जो फुटकर व्यापार हैं, दुकानें हैं, उनको शुरू करने में पैसा तो ज़्यादा लगाना ही पड़ता है, ये तो आप मान के चलिए। फिर अगर आपके पास, क्योंकि कोर्स इसमें कम होता है, पैसा ज़्यादा होता नहीं है, अपर्याप्त कोर्स के कारण सुपर बाजार को विशेषज्ञ प्रबंधकों की सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता तो बहुत ज़्यादा सैलरी देकर ये अच्छे जो विशेषज्ञ प्रबंधक हैं वो नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी सेवाएं इनको नहीं मिल पाती हैं। साथ साथ इसमें उधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे ग्राहक यहाँ पर नहीं भी आना चाहते हैं। स्वयं सेवा के सिद्धांत का ये अनुसरण करता है, जिसमें कि ग्राहक को अपने आप माल लेना होता है, काउंटर से लेके जाना होता है और फिर वहाँ पर बिल अपना बनवाना होता है। तो ये उसका ही अनुसरण करते हैं। तो जिन वस्तुओं की बिक्री के लिए विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता होती है, ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं स्पेशलाइज्ड, जैसे कि आप मान लीजिए टीवी आपको लेना है, ठीक है ना। तो टीवी को आपको एक सेल्समैन होगा, वो चला के दिखाएगा, बताएगा, उसके फंक्शन बताएगा, तभी आप खरीद पाओगे। तो उसको खरीदने के लिए टीवी या फिर फ्रिज वगैरह, इनके लिए सेल्समैन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो वस्तुएं हैं उसका लेन देन इसमें नहीं हो सकता, सुपर बाजार में नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कोई विक्रय करता ही नहीं है, कोई सेल्समैन ही नहीं है, तो कौन बताएगा आपको। अब है एक अलग प्रकार का बड़ा जो फुटकर व्यापार है, वो है उपभोक्ता सहकारी भंडार। तो सहकारिता के बारे में हमने क्लास 10 में पढ़ा था। तो क्लास 10 में हमें पता है कि सहकारी संगठन क्या होता है, कुछ लोगों द्वारा मिलजुल कर शुरू किया गया संगठन सहकारी संगठन होता है, ठीक है ना। तो जब भी किसी एक क्षेत्र या वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को पाना कठिन होने लगता है, तो वे सहकारी समिति बनाकर उसके माध्यम से फुटकर व्यापार चलाते हैं, ठीक है ना। तो सहकारी समिति के माध्यम से ही वो एक फुटकर व्यापार खड़ा कर लेते हैं, चलाने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक सहकारी बाजार दिखाया गया है, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। तो ये सहकारी बाजार लिखा हुआ है इसमें, सहकार बाजार, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो बाजार होते हैं वो उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार विनिर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर जो होता है या फिर विक्रेता है, उससे सीधे वस्तुओं का क्रय करके उन्हें उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। उसमें बहुत कम प्रॉफिट वो लोग लेते हैं, इसलिए मूल्य कम पड़ता है। ये भी एक ग्राहक सहकारी सोसाइटी का आपको दिखा रखा है दुकान, यहाँ ये भी एक सोसाइटी वाली दुकान है, सहकारी भंडार है, ठीक है ना।
तो उपभोक्ता सहकारी भंडार के लाभ क्या होते हैं? सबसे बड़ा लाभ तो आपको पता ही है, इसमें वस्तुओं का मूल्य कम होता है। तो बाजार से कम मूल्य पर वस्तुएं इसमें उपलब्ध होती हैं, क्योंकि वितरण की प्रक्रिया में मध्यस्थ नहीं होते हैं, बिचौलिए खत्म कर देते हैं, सीधे मैन्युफैक्चरर से माल उठा लेते हैं। माल की नकद बिक्री करते हैं, इसलिए अप्राप्य ऋण का जोखिम समाप्त हो जाता है। तो ऐसे किसी पैसे की चिंता नहीं होती जो कि कोई आदमी लेकर वापस ना करे, क्योंकि ये नकद बिक्री करते हैं, ये भी उधार नहीं देते हैं। सदस्यों, जो सहकारी समिति के सदस्य हैं, उनके लिए और जनता के लिए, सदस्यों या जनता की सुविधा के लिए ये भंडार आवासीय क्षेत्रों के समीप स्थित होते हैं। ठीक है ना, ये जो कॉलोनियाँ होती हैं उनके पास में ही ये स्टोर होते हैं। होने वाले लाभ को इसके सदस्यों में बोनस के रूप में बांट दिया जाता है। तो ये क्योंकि कोई भी सहकारी जो संगठन होता है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, तो जितना भी प्रॉफिट कोई भी सहकारी संगठन कमाता है वो अपने ग्राहकों, अपने जो सदस्य होते हैं, ग्राहक नहीं, जो सदस्य होते हैं उनके बीच में बांट देता है। ठीक है ना, बोनस के रूप में। तो ये सभी संगठनों में होता है, सारे सहकारी संगठनों में ऐसा ही होता है। अब उपभोक्ता सहकारी संगठनों की, सब सहकारी भंडारों की भी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले बड़ी सीमा ये है कि ये सीमित आय वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना, इसको हमारे आप जैसे ही जो लोग हैं वो मिलकर कुछ सहकारी समिति बनाते हैं, तो उनके पास पैसा कम होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सब सीमित आय वर्ग वाले हैं, उनकी आय असीमित नहीं है, उसकी आय की कुछ सीमा है, इसलिए इनकी एक सीमा अपर्याप्त पूंजी का होना है। इनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती, इनको हमेशा पैसे की दिक्कत चलती है। पूंजी अथवा संसाधनों की कमी व्यवसाय में वृद्धि एवं विस्तार को सीमित करती है। अगर आपके पास पैसा कम होगा, आपके पास संसाधन कम होंगे, तो आप अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे। प्रबंधन जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, इनके सदस्य करते हैं जिनको व्यवसाय प्रबंधन का पर्याप्त अनुभव नहीं होता है। तो जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं, जो इस भंडार को चला रहे हैं, वो इसका प्रबंधन भी करते हैं। तो जो एक अच्छे, जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जो मैनेजर्स होते हैं, वैसे मैनेजर ये लोग नहीं हायर कर पाते। ठीक है ना, और इनके मैनेजर्स को उनको वैसा जो व्यवसाय प्रबंधन का पर्याप्त अनुभव भी नहीं होता है। इसके साथ ही सीमित वित्त संसाधनों के कारण पेशेवर प्रबंधकों की सेवाएं प्राप्त करना भी संभव नहीं हो पाता है। इनके पास पैसा ही नहीं होता है इतना, ठीक है ना, कि ये लोग बाहर से कोई प्रबंधक ले पाए। इनको अपने ही समिति के सदस्यों में से ही काम चलाना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए इनका जो विस्तार है, इनके जो व्यवसाय की वृद्धि है वो नहीं हो पाती, एक सीमा तक रह जाते हैं। ठीक है ना, तो ये उपभोक्ता सहकारी भंडारों की सीमाएं हमने पढ़ ली। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो वीडियो है उसमें हम बाकी के जो व्यापार हैं, फुटकर व्यापार हैं, बड़े पैमाने वाले, उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुसंख्यक दुकानें हैं। ठीक है ना, और साथ साथ डाक आदेश फुटकर व्यापार है। ठीक है, और भी कई सारे जो अब नए तरीके के जो व्यवसाय चले हैं, नए तरीके की जो दुकानें चल रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जाने से पहले फिर एक बार आपके सामने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। और साथ साथ आप लोगों से एक बार फिर भी अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।